राज्य के मुख्यमंत्री या फिर किसी सदियों पुराने ताकतवर मठ के प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आखिर कैसा होता होगा। बिल्कुल। मतलब अमूमन जहन में यही तस्वीर उभरती है कि दशकों का राजनीतिक अनुभव होगा, जमीनी स्तर पर कोई बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा, या फिर एक बहुत ही सदी हुई पहले से तय की गई योजना होगी, है ना। और ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है। मेरा मतलब है, राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे लोगों का सफर अक्सर एक बहुत ही नपे तुले और सुरक्षित रास्ते से होकर गुजरता है। जी, लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में जो स्रोत है वो एक ऐसी कहानी पेश करता है जो इन सारी धारणाओं को ना एकदम तोड़ देती है। एकदम सही बात है। जरा इस परिस्थिति पर गौर किया जाए। एक 21 साल का गणित का छात्र जो नौकरी की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर धक्के खा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिलती, और वही लड़का कुछ ही समय बाद भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और एक बेहद शक्तिशाली मठ का मुखिया बन जाता है। तो इस स्रोत के जरिए आज हम अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की उसी अप्रत्याशित यात्रा की परतों को उधेड़ने वाले हैं। और इस यात्रा को समझना सिर्फ एक व्यक्ति के राजनीतिक ग्राफ को समझना नहीं है। मैं कहूंगी कि ये असल में गोरखनाथ मठ के ऐतिहासिक बदलाव, पूर्वांचल की बाहुबली राजनीति और सत्ता के उस जटिल गठजोड़ को समझने की प्रक्रिया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम इस गहरे विश्लेषण में उतरें, श्रोताओं के लिए एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम जिस स्रोत या डॉक्यूमेंट्री का आज विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसमें पिछले कई दशकों की बेहद संवेदनशील राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक घटनाओं का विस्तार से ब्यौरा है। जी, हमारा काम यहाँ किसी विचारधारा, दल या व्यक्ति का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल एक तटस्थ नजरिए से उन तथ्यों और घटनाओं को डिकोड कर रहे हैं जो इस स्रोत में दिए गए हैं, ताकि बस इस पूरी राजनीतिक मशीनरी के काम करने के तरीके को समझा जा सके। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। तो अगर इस सफर की शुरुआत को देखा जाए, स्रोत हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर पहाड़ों के एक छोटे से गांव में ले जाता है। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था। उनके पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। मतलब उनका शुरुआती जीवन किसी भी आम मध्यवर्गीय परिवार के युवा से बिल्कुल अलग नहीं था। अच्छा, यहाँ स्रोत में ना एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। राजनीति से उनका पहला परिचय कोटद्वार के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी बहन के देवर ने उन्हें SFI यानी वामपंथी छात्र संगठन में शामिल करने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, पर यहीं से अजय के अपने स्वतंत्र फैसले लेने की शुरुआत दिखती है। उन्होंने वामपंथी विचारधारा के बजाय एक अन्य छात्र के प्रभाव में आकर RSS के छात्र संगठन AVVP का दामन थामा। ये उनका पहला राजनीतिक कदम था। फिर 1992 में उनके अंदर छात्र संघ के सचिव पद का चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा जागी। उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन AVVP ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। और यहीं से ना उनकी बगावती राजनीति का पहला उदाहरण मिलता है। मतलब टिकट न मिलने पर वो पीछे नहीं हटे, बल्कि निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। हाँ, उतर तो गए। हालांकि स्रोत बताता है कि वे चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए और 6ठे नंबर पर आए। इसके बाद तो शायद किसी का भी राजनीति से मोहभंग हो जाए। बिल्कुल हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस हार के बाद उन्होंने ऋषिकेश से MSc मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। जी। और यही वो दौर था जब उनकी मुलाकातें गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ से होने लगी। महंत अवैधनाथ रिश्ते में उनके दूर के चाचा लगते थे और उस समय गोरखपुर से सांसद भी थे। फिर आता है साल 1993, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय नौकरी की तलाश में दिल्ली आते हैं, जो कि हर युवा करता है। हाँ, ये वो समय होता है जब कोई भी युवा अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। दिल्ली में उन्हें निराशा हाथ लगती है, नौकरी नहीं मिलती। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों महंत अवैधनाथ अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। अच्छा। तो अजय क्योंकि खाली थे तो वो अस्पताल में उनकी देखभाल करने लगे। और वो छोटी सी सेवा उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बिल्कुल। महंत अवैधनाथ ने उसी दौरान इस युवा में कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने उसे सीधे मठ से जुड़ने का प्रस्ताव दे दिया। नवंबर 1993 में अजय बिना अपने परिवार को कुछ बताए, मतलब बिना बताए, गोरखपुर पहुंच गए। और फिर 15 फरवरी 1994 को महज 21 साल की उम्र में महंत जी ने उन्हें नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गणित का वो छात्र अब योगी आदित्यनाथ बन चुका था। सच कहूं तो इस घटना ने मुझे स्रोत पढ़ते समय सबसे ज्यादा हैरान किया।
मतलब परिवार को महीनों बाद अखबारों से पता चलता है कि उनका बेटा, जो उनकी नजर में गोरखपुर में नौकरी कर रहा था, उसने असल में संन्यास ले लिया है। जी बिल्कुल। जब माता पिता मठ पहुंचते हैं और उसे गेरुआ कपड़ों में देखते हैं तो वो गहरे सदमे में आ जाते हैं। और स्रोत बताता है कि संन्यास की कठोर परंपरा के अनुसार योगी को अपने ही गांव जाकर अपनी मां से भिक्षा मांगनी पड़ी, जिसके बाद उनका अपने परिवार से लौकिक संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कॉर्पोरेट नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाए, हाँ, और फिर अचानक बिना किसी तजुर्बे के उसे किसी सदियों पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी का सीधा सीईओ बना दिया जाए। आखिर हारने वाला एक छात्र इतनी जल्दी संन्यास क्यों ले लेगा, और एक सदियों पुराने मठ ने एक 21 साल के अनुभवहीन छात्र को अपना मुखिया क्यों चुन लिया? इस सवाल का जवाब उस कंपनी यानी गोरखनाथ मठ के इतिहास में ही छिपा है। अजय ने जिस मठ की गद्दी संभाली वो हमेशा से वैसा नहीं था जैसा हम उसे आज देखते हैं। इसकी ताकत और इसका स्वरूप कई दशकों की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। स्रोत बताता है कि गोरखनाथ मठ का इतिहास नाथ संप्रदाय से जुड़ा है, जिसके संस्थापक स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। फिर मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ हुए। और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत में यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी चौंका सकता है। शुरुआती दौर में ये मठ बहुत ही समावेशी और सेक्युलर था। बिल्कुल। ये निर्गुण धारा को मानता था। वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ एक अखंड धूनी जला करती थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस मठ की दीवारों पर गोरखनाथ की वाणी के साथ साथ संत कबीर की वाणी भी खुदी हुई थी। अच्छा जी, ये एक ऐसा स्थान था जहां हर जाति और धर्म के लोग आते थे। पूर्वांचल में ऐसे बहुत से मुस्लिम नाथ जोगी थे जो गेरुआ वस्त्र पहनकर नाथ परंपरा के अनुसार भजन गाया करते थे। एक सेकंड रुकिए, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। मतलब जिस मठ में कबीर की वाणी गूंजती हो, जहां मुस्लिम अनुयायी गेरुआ पहनकर भजन गाते हों, वही मठ अचानक देश की सबसे कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र कैसे बन गया? इतना बड़ा और बुनियादी बदलाव बिना किसी विरोध के कैसे हो सकता है? देखिए, यह रातों रात नहीं हुआ। ये बदलाव एक खास राजनीतिक उद्देश्य के साथ 1940 के दशक में शुरू किया गया था, जब महंत दिग्विजय नाथ इस मठ के प्रमुख बने। दिग्विजय नाथ जाति से एक अनाथ राजपूत थे। शुरुआती दिनों में वो कांग्रेस और महात्मा गांधी से जुड़े थे, लेकिन बाद में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वो वीडी सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा में शामिल हो गए। अच्छा। और स्रोत के अनुसार उन पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा था, जिसके चलते उन्हें 9 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि दिग्विजयनाथ के आने के बाद मठ का हिंदीकरण, या यूं कहें कि राजनीतिकरण शुरू हुआ। बिल्कुल। स्रोत भी इस बात की पुष्टि करता है कि राम मंदिर के मुद्दे को सबसे पहले एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप देने वाले दिग्विजयनाथ ही थे। जी। 1949 में बाबरी मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ करवाना और फिर मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रखवाने की घटना में उनकी केंद्रीय भूमिका बताई जाती है। हाँ, और इसी आक्रामक राजनीतिक विरासत को उनके बाद महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। 1984 में महंत अवैधनाथ को राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। फिर 1986 में उन्होंने ही ताले खुलवाने का अल्टीमेटम दिया था। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम के काम करने के तरीके को समझा जाए तो दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ ने मठ की उस पुरानी आध्यात्मिक और समावेशी पहचान को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक मजबूत राजनीतिक और चुनावी मशीनरी में बदल दिया था। बिल्कुल। मतलब मठ अब सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था, वो सत्ता का एक पावर हाउस बन चुका था। लेकिन ये सत्ता सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं आ रही थी। स्रोत हमें गोरखपुर की एक दूसरी हकीकत की तरफ ले जाता है, बाहुबलियों और गैंग वॉर की हकीकत। मठ सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बदल रहा था, बल्कि ये स्थानीय सत्ता और बाहुबल की लड़ाई का केंद्र भी बन चुका था। और दिलचस्प बात यह है कि इस खूनी लड़ाई का अखाड़ा कोई राजनीतिक मैदान नहीं, बल्कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी। तो मतलब इस सब का असल में मतलब क्या है? एक शिक्षण संस्थान सत्ता का केंद्र कैसे बन सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कॉलेज या कह लें सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं थी। जब 1956 में इसकी स्थापना हुई तो महंत दिग्विजय नाथ ने इसके लिए अपने एक कॉलेज दान में दिए थे। अच्छा। इसके एवज में वो यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वहीं गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर SNM त्रिपाठी इसके अध्यक्ष बने।
यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल का सीधा मतलब था छात्रों की एक बड़ी फौज